नमस्कार दोस्तों, कनेक्टिंग डॉट्स बाय अनअकैडमी देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कई दिनों से आपकी फरमाइश आ रही थी कि अंडरवर्ल्ड के ऊपर, माफिया क्राइम जगत के ऊपर कुछ एक कहानी लेकर आई है, वो सुनाइए। आज आपके लिए इसी तरह की एक कहानी लेकर आए हैं और वो भी उस दौर की है ये कहानी जब अंडरवर्ल्ड पनप रहा था, जब आगे बढ़ रहा था धीरे धीरे। जो आज आप नए नए जो नाम सुनते हैं, दाऊद इब्राहिम, जिसमें आपने सबसे ज़्यादा एक नाम ये सुना हुआ है, तो ये कहानी उसी से रिलेटेड है कि आखिर दाऊद इब्राहिम कैसे इस पूरे क्राइम जगत के अंदर उसकी एंट्री हुई। इसकी कई कहानियाँ बताई जाती हैं, लेकिन उनमें से एक कहानी जो हमारे जानकारी में आई, वो आज आपके लेकर आए हैं और वो आज आपको सुनाने वाले हैं। ये कहानी कुछ इस तरह की है दोस्तों कि जहाँ पे एक पत्रकार ने, बताया ये जाता है कि एक पत्रकार ने, एक जर्नलिस्ट ने दाऊद इब्राहिम को असल में डॉन बनाया था। मतलब उसको उस समय के जो सबसे बड़े गैंग होते थे उनके सामने लाके खड़ा कर दिया था और उसने इंट्रोड्यूस आगे कराया था दाऊद इब्राहिम को। उसके पहले वो एक बहुत ही छोटा गुंडा हुआ करता था अपने मोहल्ले का, गली का। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं और इसमें भी एक बड़ी बात है कि एक फिल्म आई थी 1975 में, शोले। आप सभी ने देखी होगी, सुना होगा ज़रूर उसके बारे में, अगर नहीं देखी होगी तो आखिर इस फिल्म का, इस प्रोसेस में, दाऊद इब्राहिम के डॉन बनने तक, इस प्रोसेस में किस तरह से एक बड़ा रोल बताया जाता है कि यहाँ से एक कुछ लाइन ली गई थी, कोई किसी डायलॉग को लिया गया था और वो क्या पूरा कहानी थी, किसने किसे वो डायलॉग बताया, वो सब कुछ आज आपको बताने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो दोस्तों, साल 1977 की बात बताई जाती है। उस समय तक आपको ये बता दें कि दाऊद इब्राहिम का जो गैंग बना, बाद में आगे जाके जो डी कंपनी भी बनी, ये पहले उस समय तक था ही नहीं। दाऊद इब्राहिम 1977 तक अपने एक मोहल्ले का, जहाँ वो रहता था, नागपाड़ा, डोंगरी जो इलाके थे, मोहम्मद अली रोड, यहाँ पे एक छुट भैया, उसको गुंडे की तरह यहाँ पे देखा जाता था। इस समय जो गैंग होते थे मुंबई के अंदर, अंडरवर्ल्ड जब नहीं बना था, तो ये जो गैंग थे, उनके जो गैंग लीडर थे, डॉन थे, इनमें कुछ लोगों का नाम गिना जाता था कि पठान गैंग हुआ करता था, जिसका जो लीडर था उस समय वो था करीम लाला। हाजी मस्तान का स्मगलिंग में काफ़ी ज़्यादा नाम हो गया था। वरदराजन का दारू के और जूह के अड्डों में नाम हो गया था। तो ये सारे अलग अलग बड़े डॉन हुआ करते थे, लेकिन दाऊद का कहीं भी इस समय नाम जिक्र आता नहीं है। उस समय ये बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम और उसका जो भाई था बड़ा, साबिर इब्राहिम खासकर, ये लोग स्मगलिंग के धंधे में उतर चुके थे। ये लोग स्मगलिंग के कारोबार में काम करना शुरू कर चुके थे, बहुत ही छोटे लेवल से। तो ये लोग काम करना शुरू यहाँ पे कर चुके थे और दाऊद इब्राहिम की जो छवि थी, वो उसके मोहल्ले में लोग जानते थे कि बहुत ही मतलब ऐसा लड़का है कि जो किसी से ही भिड़ जाता है, और छुट भैया गुंडा जिसे कहते हैं, तो वो उसका यहाँ पे एक इमेज बनी हुई थी। फैमिली की बात करें तो पिता पुलिस में थे, ये आप सभी जानते होंगे। पिता पुलिस में थे, लेकिन इस समय तक रिटायर भी हो चुके थे। 1977 की ये बात है। और इलाके में इस समय उनका काफ़ी ज़्यादा नाम था। नाम इसलिए भी था, एक तो पुलिस से रिटायर हुए थे, दूसरी चीज़ पुलिस में भी उनकी इज्जत थी, और साथ ही साथ में कई जो माफिया इस पूरे इलाके में काम करते थे, वर्क करते थे, ऑपरेट करते थे, इनके बीच में भी उनका काफ़ी ज़्यादा नाम था, जो पिता थे इब्राहिम कासकर, दाऊद इब्राहिम के। दोस्तों, आज एक बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए होने जा रहा है और आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है ये अनाउंसमेंट आपके लिए एक सरप्राइज़ है बहुत बड़ा, जो हम आपको आज उजागर करने वाले हैं, बताने वाले हैं। देखिए, अनअकैडमी IAS अब ऑफलाइन जो सेंटर है वो पटना में भी अवेलेबल है आपके लिए बिहार के पटना में। यहाँ पे UPSC BPSC के आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, सेंटर्स अवेलेबल हैं। इसी के साथ में आपका जो इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने का सपना है वो भी साकार होगा। भारत के टॉप फैकल्टीज़ के साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा, अनअकैडमी के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। ऑफलाइन क्लासरूम आपके लिए अब पटना में भी अवेलेबल हो चुका है और बैचेस जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं 27 सितंबर से, 27 सितंबर से। जल्दी से जल्दी आपको एनरोल कर लेना है। एनरोल कैसे करना है वो हम अभी आपको बताने वाले हैं। उसके पहले एक और बात सुन लीजिए। करोल बाग के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं, देखिए अनअकैडमी ऑनलाइन तो आपको हेल्प कर ही रहा था आपकी प्रिपरेशन में, लेकिन अब ऑफलाइन सेंटर्स भी सारी जगह अवेलेबल होने लगे हैं, आपके लिए आ चुके हैं। करोल बाग का जो ऑफलाइन सेंटर है, वहाँ पे जो नए बैचेज़ हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम आपके बैचेज़ हैं, वो 23 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, 23 सितंबर से। मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम जो बैचेज़ हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं 19 सितंबर से। और साथ ही साथ में प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के अंदर, सिविल लाइंस में जो ऑफलाइन सेंटर है अनअकैडमी का, वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बैचेज़ अवेलेबल हैं, UPPSC के भी और UPSC के भी। आपको ये बैचेज़ मिल जाते हैं 17 सितंबर 16 सितंबर से, जो कि स्टार्ट होने वाले हैं। अब बताते हैं आपको एनरोल कैसे करना है। देखिए, एनरोल करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। आपको अपनी सिर्फ जानकारी फिल करनी है, उसके साथ ही आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप डायरेक्टली एनरोल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट वॉक इन भी कर सकते हैं ऑफलाइन सेंटर्स में। अगर आप बिहार में हैं, ये आपके लिए सरप्राइज़ जो था वो हमने डिस्क्लोज कर दिया, आपके सामने रख दिया है। ऑफलाइन सेंटर जो है, क्लासरूम जो है अनअकैडमी के, वो पटना में अब अवेलेबल है आपके लिए। BPSC की तैयारी करना चाहते हैं, UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, जाइए 27 सितंबर से, वहाँ पे बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर भी जाके आप क्लिक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको
अनअकैडमी पर भारत के बेस्ट टॉप फैकल्टीज़ के साथ में, एजुकेटर्स के साथ में पढ़ने का मौका मिलता है। डेडिकेटेड सीसेट ऐसे राइटिंग क्लासेस मिल जाती हैं, 360 डिग्री करंट अफेयर्स का कवरेज मिल जाता है मंथली मैगजीन्स के साथ में, साथ ही साथ आपको जीएस का कवरेज मिल जाता है, ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल जाता है जीएस का, 40+ सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट मिल जाते हैं प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स के। फैकल्टीज़ के साथ में, एजुकेटर्स के साथ में रेगुलर इंट्रैक्शन होता है आपका, 1-to-1 मेंटोरशिप आपको मिल जाती है। तो इतना सब कुछ आपको अनअकैडमी के साथ में मिलता है। अब आपको देर नहीं करनी है, बिल्कुल भी देर मत कीजिए, जल्दी से जल्दी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्टली एनरोल भी कर सकते हैं। बताइएगा कि आपने ये वीडियो देखा, यहाँ से अगर आप आए हैं तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट भी वहाँ पे मिल सकता है। ये सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं, तो जल्दी से जल्दी आप जाइए, देर मत कीजिए, और यकीन मानिए आप इस स्टेप को लेते ही अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने वाले हैं। अब चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। ये वो दौर था जब लोग ज़्यादातर स्मगलिंग को सबसे बड़ा धंधा मानते थे, और गैंग वॉर जो बाद में शुरू हुए, या कहें कि कम्युनल हेट्रेड जो अंडरवर्ल्ड में फैला, इस समय तक बिल्कुल भी नहीं था। मतलब ऐसा था कि मुस्लिम गैंग है तो उसमें हिंदू जो गैंगस्टर्स हैं वो भी काम कर रहे हैं, और अगर किसी हिंदू गैंगस्टर का गैंग है तो उसमें मुस्लिम जो हैं और बाकी अदर रिलीजन के हैं वो लोग भी काम कर रहे हैं गैंगस्टर्स। तो ये कम्युनल हेट्रेड का या फिर गैंग वॉर का ये दौर नहीं था इस समय तक। अब ये वो समय था कि यहाँ पे मुंबई में एक पत्रकार उस समय हुआ करते थे, इकबाल नतीक नाम के। इकबाल नातिक करीबन 35 साल की उस समय उम्र थी उनकी, और रत्नागिरी के रहने वाले थे। अब आप ये देखिए कि दाऊद इब्राहिम का अभी जो एंसेस्ट्रल उनके उसका बताया जाता है कि उसके जो पूर्वज थे वो कहाँ से थे, रत्नागिरी से ही आए हुए थे ये लोग। ये दोनों ही रत्नागिरी से थे। तो ये जो जर्नलिस्ट थे इकबाल नतीक, उनके बारे में अगर बात की जाए तो उस वक्त में जर्नलिज्म में वो आ चुके थे मुंबई के अंदर, जब काफ़ी ज़्यादा मतलब एक शुरुआत की स्थिति थी पत्रकारिता की भी। बताया जाता है कि 26 साल की उम्र से उन्होंने शुरुआत की थी, अलग अलग बड़े बड़े अखबारों के साथ में एज अ जर्नलिस्ट अपने कॉलम लिखने, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की तरह काम करना शुरू किया। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया था कि 1969 का समय बताया जाता है जब उन्होंने अपना खुद का एक अखबार निकालने का एक आइडिया उनके दिमाग में आया था, तो उन्होंने उसकी शुरुआत की थी। यह अखबार उन्होंने निकाला 1969 से। जे हॉस्पिटल के पास में उनका घर हुआ करता था, BIT चौल के अंदर। तो वहाँ पे उनका एक जो पहली मंजिल थी घर की, उसी में उन्होंने अपना प्रिंटिंग प्रेस भी बाद में उसको भी शुरू किया, और यहीं से उन्होंने अपने एक अखबार की उर्दू वीकली हुआ करता था, तो उर्दू वीकली था, नाम था इसका राजदार। तो राजदार की शुरुआत कर दी थी। राजदार के शुरू होने के करीबन 2 साल तक ये स्ट्रगल का पीरियड रहा, लेकिन उसके बाद में बताया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा सफलता इस अखबार को, इस उर्दू वीकली को मिलने लगी राजदार को। इकबाल नतीक का भी नाम मुंबई में क्राइम जगत के अंदर भी, पुलिस के अंदर भी, नेटवर्क जो एक तरह से होता है एक जर्नलिस्ट का, जो कि क्राइम जो क्रिमिनल्स हैं उनको भी उसके बारे में पता होता है, जो पुलिस वाले हैं उनको भी उसके बारे में पता होता है। तो ये जो पुलिस और क्रिमिनल जो नेटवर्क था, कहाँ से खबर आ रही है, कहाँ किसको खबर देनी है, ये सारी चीज़ें बताया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा वो उसमें उनका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन चुका था। और आगे जाके उन्होंने खुद की प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो भी वहाँ पे अपनी शुरू कर दी थी राजदार की। काम इतना अच्छा चलने लगा था कि बताया जाता है उस ज़माने में वाइट एक एम्बेसडर भी ले ली थी। तो यानी काम बहुत खूब यहाँ पे चल रहा था। अब ये वो दौर था, आपको बता दें कि उस समय पठान गैंग जो थे, पठान गैंग का पूरा मुंबई के अंदर एक तरह से बहुत ही उन्हें खतरनाक माना जाता था, और हर जगह आतंक उन्हीं का फैला होता था। मतलब ये कहा जाता है कि पठान आसिफ खान और पठान हमीद खान, ये दो ऐसे वहाँ के लोग थे, करीम लाला गैंग के ही, इन्हीं के जो बाकी अलग अलग गुर्गे जो होते हैं गैंग के अंदर। तो ये दोनों के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इनसे पूरा मुंबई उस समय परेशान हुआ करता था। विशालकाय शरीर के दोनों, और लोगों को अंधाधुंध मारते थे, कभी किसी को बिना मारने से सोचते नहीं थे, परहेज़ नहीं करते थे। और जुए और शराब के जो अड्डे थे ये पूरे पठान गैंग के चल रहे थे, उनको चलाते थे। अपराध का एक भी सिरा ऐसा नहीं था जो इन्होंने नहीं छुआ हो, यानी उस तरह की बात है ये पूरी। तो आप समझ सकते हैं कहाँ कहाँ ये लोग फैले हुए थे। कई बार ऐसे केस भी देखे गए कि जिनमें ये जो आसिफ खान पठान था, उसकी इस तरह से शिकायत आती थी पुलिस स्टेशन में, डोंगरी पुलिस स्टेशन में, कि जहाँ पे एक दिन में 3-3 शिकायतें आती थी उसी एक शख्स की, उसी एक क्रिमिनल की। और ये शिकायतें होती थी कि उसने दुकानदारों को या तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लेन देन के चलते, या तो ब्याज पर पैसा दिया है वो लौटाया नहीं गया, या फिर वसूली के चलते इतना मारा कि उन्हें अधमरे स्थिति में कर दिया। तो ऐसी पर डे की 3-3 शिकायतें आती थी इन लोगों की। इतना ज़्यादा परेशान, यहाँ पे पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे इनसे। अच्छा, अब यहाँ पे बताया जाता है दूसरा एक और जो पठान था, हमीद खान। तो हामिद खान के बारे में बताते हैं कि एक बार उसने क्या किया कि आधी रात को डोंगरी पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाता है, और सिर्फ अपना बल दिखाने के लिए, अपना एक डर फैलाने के लिए। बहुत ही लंबी कद काठी का शख्स था।
जाके जो पुलिस स्टेशन में, डोंगरी पुलिस स्टेशन में सामने जो बेंच रखी थी उस पर अपना हाथ मारता है, उसे तोड़ता है, उसके बाद उसे उठा के नीचे फेंक देता है। और ये सब कुछ पुलिस वालों के सामने हो रहा था। तो ये सब इस तरह के कृत्य करते थे सिर्फ अपना बल दिखाने के लिए, अपना एक डर फैलाने के लिए लोगों के बीच में। तो एक तरह से आप ये देखिए कि भय इनको किसी भी का भी नहीं था यहाँ पे मुंबई में इस समय। और पठानों के नाम से मतलब अलग अलग जगह पे तो ऐसा था कि लोग बहुत ज़्यादा डरने लगे थे, इनसे कांपते थे। कई नाम थे उस समय पठान गैंग के अंदर, आलमजेब, अमीरज़ादा, हामिद खान पठान, अयूब लाला और सईद बाटला। सईद बाटला के बारे में बताते कि वो पठान करीम लाला का कोई रिश्तेदार नहीं था। उसका अयूब लाला जो था वो रिश्तेदार था, हमीद खान, अमीरज़ादा, आलमजेब ये लोग करीम लाला के रिश्तेदारों में आते थे। लेकिन जो सईद बाटला था वो दूसरा जगह से आता था, वो इन लोगों के इतने करीब नहीं था, लेकिन था इन्हीं के गैंग में। तो ये सारे लोग यहाँ पे काम करते थे पठान गैंग में। और यही वो सारे लोग हैं, अगर आपने हमारे बाकी एपिसोड और बाकी वीडियोस देखी हो तो आपको पता होगा कि यही वो लोग हैं जिनका आगे जाके दाऊद इब्राहिम से और उसके बड़े भाई साबिर इब्राहिम कासकर के साथ में आगे झगड़ा हुआ था। बाद में वो गैंग वॉर का दौर जो शुरू हुआ, ब्लड शेड हुआ मुंबई की सड़कों पर। तो खैर ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब इकबाल नातिक जो उस समय पत्रकार थे, उनको दाऊद बहुत ज़्यादा मानता था। वो ये कहता था कि ये एक ऐसा शख्स है जो कि खुद इतना दुबला पतले शरीर का, लेकिन किसी का भी नाम लेने से नहीं चूकता अपने अखबार में। बड़े बड़े अच्छे हट्टे कट्टे पठानों का जिनका खौफ है पूरे मुंबई में, उनका नाम लेके उनके बारे में खबर छाप देता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा मानता था। रत्नागिरी से भी था इकबाल नातिक, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा मानता था। और दूसरी चीज़, इकबाल नातिक को दोस्त गिना जाता था पुलिस वालों का भी। मतलब उनको इस तरह से देखा जाता था कि उन्होंने कई बार अच्छी जो खबर होती है वो भी छापी, और साथ ही साथ में जो ये पठान जो एक तरह से कहा जाए कि अत्याचार कर रहे थे लोगों के ऊपर, तो उनके बारे में भी कई सारी खबरें छापी। ये भी कहा जाता है कि उनको खबरी भी बताया जाता है कि वो खबर भी देते थे, सोर्स भी एक तरह से बन चुके थे कई बार पुलिस वालों के। और उस समय दाऊद बहुत ही एक छोटा गुंडा हुआ करता था, लेकिन वो कहता था कि हाँ बंदे में दम है, इकबाल नातिक के बारे में कि बंदे में दम है, कुछ भी छाप देते हैं किसी के भी नाम से। पूरा मुंबई पठानों से इस समय क्योंकि परेशान था, और इसी बीच में खबरों का जब सिलसिला ये चलता था तो इकबाल नातिक क्या करते थे कि हर स्टेशन के पुलिस इंचार्ज के पास उनका आना जाना होता था। उस समय बताया जाता है मुंबई में करीबन 32-33 पुलिस स्टेशन टोटल हुआ करते थे, और स्टेशन इंचार्ज जो होते हैं पुलिस स्टेशन के, तो वो एक सीनियर इंस्पेक्टर का पद होता है। तो उनके साथ में अच्छे संबंध हुआ करते थे और हर जगह आना जाना उनका था। वहाँ से जो भी खबरें मिलती थी, जो भी सनसनी मिलती थी, तो नाम समेत नाम के साथ अपने अखबार वीकली, उर्दू वीकली राजदार में छाप देते थे। अब डोंगरी और नागपाड़ा ये जो इलाके हुआ करते थे उस समय पे, और यहाँ पे स्मगलिंग के काफ़ी सारे लोग स्मगलिंग में छोटे तौर पर काम करते थे, और ये आम बात थी वहाँ पे उस समय इन इलाकों के लिए। और ये वो इलाके थे जहाँ पे पठान बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे। उस वक्त बताया जाता है कि अब ये इलाके थे, यहाँ पे इतनी खबरें आती थी, शिकायतें आती थी पुलिस स्टेशन में। ये जो स्टेशन पड़ता था डोंगरी पुलिस स्टेशन, वहाँ के इंचार्ज थे उस समय रणबीर लिखा, सीनियर इंस्पेक्टर थे, और बड़ा पद माना जाता है क्योंकि काफ़ी सारे उस समय बताते हैं कि बड़े बड़े क्राइम ब्रांच के अगर हेड बनाने हैं तो ये किसी सीनियर इंस्पेक्टर को ही बनाया जाता है, किसी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज के उस समय पे। तो ये एक बड़ा पद था। तो यहाँ पे रणबीर लेखा जो थे उस समय पे सीनियर इंस्पेक्टर थे और इस पूरे स्टेशन के इंचार्ज हुआ करते थे। एक दिन रणबीर लिखा अपना काम कर रहे थे डोंगरी पुलिस स्टेशन में, और काफ़ी ज़्यादा परेशान वो थे सुबह से ही। तो अब ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। बताया इस तरह से जाता है कि 4 बजे के आसपास की करीबन बात रही होगी दिन के। इकबाल नातिक का जो पत्रकार थे, इनका आना होता है डोंगरी पुलिस स्टेशन। जिस तरह वो रोज़मर्रा आते थे सनसनी, पहले अगर कोई खबर है वहाँ पे उसको लेके जाएंगे, अपने अखबार में छापेंगे, तो उसी प्रोसेस के दौरान वो यहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने बात की रणबीर लिखा जी से, बाकी चीज़ें पूछी। जब देखा कि बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, तो उन्होंने पूछा इकबाल नातिक ने रणबीर लिखा से कि साहब क्या हो गया, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं, आपके ट्रांसफ़र का ऑर्डर आ गया क्या? तो यहाँ पे उन्होंने बताया, फिर सीनियर इंस्पेक्टर लिखा ने बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये जो पठान हैं ये बेकाबू होते जा रहे हैं, किसी का भी इन्हें डर नहीं है, किसी को भी मारने से पहले सोचते नहीं हैं, और बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति हो चुकी है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा परेशान वो उस समय दिखाई दे रहे थे। इस समय बताया जाता है, ये कहानी के अकॉर्डिंग ये बात जो सामने आती है कि इकबाल नातिक ने तब कहा था रणबीर लिखा से कि साहब आपने शोले देखी है? तो यहाँ पे लिखा ने कहा कि क्या बात करते हो आप, मतलब किस तरह की बात कर रहे हो? उन्होंने कहा कि आपने शोले देखी है? शोले के अंदर एक डायलॉग है कि लोहा लोहे को काटता है। जब ठाकुर बलदेव सिंह अपने गांव में डाकुओं से परेशान था, तो उसकी एक कन्वर्सेशन थी एक पुलिस अफसर के साथ में फिल्म के अंदर। 1975 में, करीबन 2 साल पहले ही, उस समय 1977 की बात है, और 75 में ही शोले रिलीज़ हुई थी 2 साल पहले ही, और क्रेज़ बहुत ज़्यादा था इस मूवी का। जय और वीरू के कैरेक्टर, ठाकुर बलदेव सिंह का कैरेक्टर,
तो ये सारे गब्बर सिंह डाकू का कैरेक्टर, तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस था, तो लोग जानते थे, डायलॉग याद थे लोगों को उसके। तो बताया ये जाता है कि यहाँ पे जब इनसे बातचीत हुई तो उस समय ठाकुर बलदेव सिंह ने एक पुलिस अफसर को कहा था कि जय और वीरू को यहाँ पे भेजिए, जिससे कि ये जो डाकू है उनसे वही निपटेगा, लोहा लोहे को काटता है। तो यही चीज़ यहाँ पे इकबाल नतीक ने रणबीर लिखा को बताई। उन्होंने कहा कि आपका दिमाग खराब हो गया, आप क्या बात कर रहे हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन उलझेगा इन पठानों से, पठान गैंग के सामने कौन खड़ा होगा। तो इकबाल नतीक ने कहा कि एक लड़का है दाऊद इब्राहिम कास्कर, और ये नाम सुनते ही रणबीर लेखा समझ गए थे किसके बारे में बात हो रही है। तो ये नतीक ने कहा कि दाऊद इब्राहिम कास्कर, और मोहल्ले में हर कोई जानता है कि लड़के में हिम्मत बहुत है और किसी से ही भिड़ जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे सामने ये बताया गया। लिखा ने कहा कि जैसे ये नाम सुना तो उन्होंने कहा कि आप इकबाल कास्कर के बेटे की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो इकबाल भाई हैं, क्योंकि उनको भी सभी जानते थे, इनके पिता को पुलिस वाले थे और काफ़ी ज़्यादा लोग जानते थे, उनको इज्जत करते थे, ये बातें बताई जाती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि अच्छा आप उनकी बात कर रहे हैं, तो उनका लड़का पर कैसे, वो एक मतलब नया उम्र का लड़का है, करीबन 20 साल की उस समय दाऊद इब्राहिम की उम्र हुआ करती थी। तो कहते हैं कि आपका दिमाग ख़राब हो गया, आप किस तरह की बात कर रहे हैं, एक मोहल्ले का गुंडा जो है वो पठान गैंग को ख़त्म करेगा, कैसे करेगा। और इस बात को सिरे से नकारते हुए यहाँ पे क्या किया रणबीर लिखा ने, मना कर दिया इकबाल नतीक को कि नहीं ये तो बेकार आइडिया है, बिल्कुल ही इसमें कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ से कई दिन बीत जाते हैं, काफ़ी सारे दिन निकल गए, पठानों का ना तो आतंक खत्म हुआ, ना रणबीर लिखा के दिमाग में कोई और सॉल्यूशन आया, कोई और हल आया कि भाई इनको इस समस्या से कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे इसे सॉल्व किया जाए, ख़त्म किया जाए। इसी दौरान बताया जाता है कि एक दिन सुबह सुबह गश्त के दौरान पेट्रोलिंग पे निकले हुए थे रणबीर लिखा, अपनी गश्त के दौरान निकले हुए थे, तो वो जे हॉस्पिटल के मार्ग से, वहाँ से रोड से निकल रहे थे सामने से। उन्होंने देखा कि आगे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा है, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम लग चुका है रोड पे, तो पूरा जाम लगा हुआ है, गाड़ियाँ आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, और भीड़ जो है वो इकट्ठा होकर एक जगह पे कुछ देख रही है। तो जब रणबीर लेगा अपनी गाड़ी से उतरे और सीनियर इंस्पेक्टर उनको देख के भीड़ भी हट गई। आगे जाके जब देखते हैं तो उन्होंने देखा कि एक विशालकाय लंबा चौड़ा पठान जो है लड़का, वो रोड पर पड़ा हुआ है, और एक दुबला पतला सा लड़का जिसकी शर्ट फटी हुई है बुरी तरह से, उसको भी चोटें आई हैं, वो उस पठान लड़के को बुरी तरह से मारे जा रहा है, मतलब बेकाबू होके, अपना आपा होके उसको पीटे जा रहा है, मारे जा रहा है। और पठान जो लड़का है उसके मुंह से, सिर से खून निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है। ये सारी चीज़ें रणबीर लिखा ने देखी, तो वो जाके सीधा वो जो लड़का था जो उस पठान को मार रहा था लड़के को, ये उस लड़के का कॉलर पकड़ते हैं, उसको उठाते हैं, बोलते हैं कि क्या नाम है तेरा, आपका नाम क्या है, अपना नाम बताओ। तो वो लड़का कहता है दाऊद इब्राहिम कास्कर, और मैं पुलिस वाले का लड़का हूँ। तो ये उसने यहाँ पे बताया, अपने पिता के बारे में भी पहले ही बता दिया कि भाई जब कोई पुलिस वाला आके पकड़ा है तो पहले ही बता दो कि मैं पुलिस वाले का लड़का हूँ। तो ये चीज़ यहाँ से बताई जाती है, इस कहानी में पूरी तरह से सामने आता है कि दाऊद इब्राहिम ने कहा, और ये सुनते ही दाऊद इब्राहिम कास्कर मैं पुलिस वाले का लड़का हूँ, रणबीर लिखा को अचानक से इकबाल नतीक याद आ गए, जो उन्होंने कुछ दिन पहले ही इनसे कहा था कि एक लड़का है इस तरह का, ये नाम है उसका, और वो पठान गैंग को ख़त्म कर सकता है। तो उनके दिमाग में ये चीज़ सडनली आई। उसके बाद में उन्होंने दाऊद इब्राहिम को अपनी गाड़ी में बिठाया पुलिस की, और वहाँ पे जाके रास्ते में उसका दाऊद इब्राहिम के बताया जाता है कि उसको पुलिस स्टेशन लेके नहीं जाया जा रहा था, उसको आगे गाड़ी को बढ़ाया गया, आगे जाके दाऊद का घर आया, लेकिन उस बीच में उसको वहाँ पे जब छोड़ा गया उसके बीच में एक बातचीत हुई थी रणबीर लिखा और इकबाल नतीक के, ये जो दाऊद इब्राहिम था इसके बीच में क्या बातचीत थी कि उन्होंने कहा कि पठानों से लड़ने का तुम्हें शौक़ है, तो उसने कहा दाऊद इब्राहिम ने कि अगर लड़ूंगा नहीं तो मार देंगे मुझे, मारा जाऊंगा अगर नहीं लड़ूंगा तो। इसके बाद जो रणबीर लिखा थे उन्होंने कहा कि अगर पठानों से लड़ना चाहते हो तो पुलिस का साथ दो, पुलिस का साथ दो और कानून को बिना हाथ में लिए पुलिस की यहाँ पे मदद करो। अगर इस तरह से ख़त्म कर सकते हो इनको, इस तरह से इनका आतंक ख़त्म कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कानून को बिना हाथ में लिए। लेकिन यहाँ से आप सभी जानते हैं कि आगे की कहानी क्या रही। दाऊद ने, पुलिस तो उसके लिए इस समय से, मतलब ये कहा जाता है कहानियों में, किस्सों में, मूवीज़ में दिखा दिया जाता है कि पुलिस दाऊद इब्राहिम के लिए काम कर रही थी, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कानून को बिना हाथ में लिए काम करो, इन लोगों को ख़त्म करो, लेकिन तुम्हें कोई भी हिंसा इस तरह की नहीं करनी है। लेकिन हुआ क्या, दाऊद ने कानून भी हाथ में लिया, आगे जाके किस तरह के अटैक्स करवाए, भारत के अंदर किस तरह की चीज़ें की, भारत के बाहर जाके भारत में किस तरह की चीज़ें कराई, वो हम सभी जानते हैं। इसके बाद उसे पठानों के खिलाफ खड़े होने के लिए एक तरह से कहा जाए कि एक स्टेज मिल चुका था जहाँ से वो उन पर वार कर सकता था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई उतनी ज़्यादा होती नहीं थी। और फिर ये सिलसिला शुरू हुआ, बाद में जाके इकबाल नतीक का पठानों ने मर्डर किया।
जो एक लंबा सिलसिला है, लंबी कहानियाँ हैं, कभी आप अगर फरमाइश करेंगे तो वो सब आपको सुनाई जाएंगी कि कैसे इकबाल नतीक को मारा गया पठानों के द्वारा। उसके बाद में दाऊद ने उनका बदला लिया, पहले सईद बाटला और अयूब लाला को मार के। उसके बाद में इन लोगों ने दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई को मार दिया। उसमें कहानी आती है कि मनिया सुरवे का भी हाथ था। मनिया सुरवे के ऊपर एक मूवी बनी है शूट आउट बडाला। तो ये सारी कहानियाँ अलग अलग हैं, अगर आप कहेंगे तो उनके वो आपको ज़रूर सुनाया जाएगा। और उसके साथ में फिर बाद में आगे जाके साबिर की जब बड़े भाई की जब डेथ हुई, जब उसका मर्डर हुआ, तो फिर दाऊद पूरी तरह से वाइल्ड हो गया था। मतलब वो इस तरह से आगे फिर बढ़ा था, इसमें अंडरवर्ल्ड में बताया जाता है कि उसने काफ़ी आगे जाके कत्लेआम किया, लोगों को, गैंग को मरवाया। साथ ही साथ में पठान गैंग के शुरुआत से लेकर अंत तक जितने लोग बचे हुए थे उनमें से आधे से ज़्यादा सभी को वो एक तरह से मार चुका था। बाद में करीम लाला ने भी वो गैंग पूरी तरह से एक तरह ख़त्म कर दिया था, डिज़ोल्व कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें चली। बाद में समद खान लास्ट जो पठान था वहाँ पे जिसको मारा दाऊद ने, 86 में उसकी हत्या की गई, 85-86 में। उसके बाद दाऊद इब्राहिम यहाँ से भागा है भारत से दुबई। तो बाकी रेस्ट इज़ हिस्ट्री, आप सभी लोग जानते हैं उसके बारे में। कभी कहेंगे तो उसके ऊपर एपिसोड लेकर आया जाएगा। लेकिन ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें कैसे एक जर्नलिस्ट ने एक आइडिया दिया जिसके चलते दाऊद इब्राहिम को बनाया गया। मतलब दाऊद इब्राहिम आगे सामने उभर कर आया, वरना उसके पहले तो वो एक मोहल्ले का छोटा सा गुंडा ही माना जाता था। और ये भी कह सकते हैं कि अगर ये पूरा सिनेरियो नहीं बना होता, ये पूरी चीज़ें नहीं हुई होती वहाँ पे, तो हो सकता है कि ऐसे कई गुंडे आए मुंबई अंडरवर्ल्ड में, कई चले गए, कई गैंग बने, कई ख़त्म हो गए। तो ऐसे हो सकता है कि दाऊद इब्राहिम का गैंग या दाऊद इब्राहिम भी खुद इसमें कहीं पे गुमनाम होकर रह जाता। लेकिन ये सारी चीज़ें रहीं और ये आज की कहानी थी जो हमने आपको बताई। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। काफ़ी दिनों से आपकी फरमाइश आ रही थी कि इस तरह के किसी वीडियो को लेकर आया जाए। और ये सब आपके लिए भी, आप लोग आजकल क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी सारा देख रहे हैं कि मुंबई अंडरवर्ल्ड आखिर ये है क्या, था क्या। इसमें एक नाम सुनते हैं दाऊद इब्राहिम, तो आखिर वो कौन था, क्या उसकी हिस्ट्री रही थी, कैसे इतने सारे जो मूवीज़ बनती हैं ऐसा क्या रियलिटी में होता या नहीं। तो यही आपकी एक तरह से गुजारिश रहती है और ये आपका एक उत्सुकता भी रहती है कि इसके बारे में पता चले कि आखिर ये लोग पनपे कैसे उस आज़ाद भारत में। जब भारत आज़ाद हुआ 47 के बाद, उसके बाद में मुंबई में ही क्यों अंडरवर्ल्ड पनपता रहा। तो ये इसी के वजह से आपके लिए इस तरह की हम कहानियाँ जो हैं आपकी फरमाइश पर लेकर आते हैं और आपको सुनने में मज़ा आता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और फरमाइश हो आपकी, आप वो भी बता सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही ये वीडियो कैसा लगा वो बताइएगा। इंडियाज़ अनटोल्ड स्टोरीज़ बाय वरुण जौहरी बिल्कुल देखते रहिएगा और आपके लिए हम ऐसे एपिसोड लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।